नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर रमेश त्रिपाठी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मतलब मैं शुरुआत करूंगा आपकी जो रिसेंट बुक चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। मतलब बहुत अरसे से इंतजार था पाठकों को। हाँ, 3 वर्ष हो गए। क्षमा प्रार्थी हूँ मैंने पुस्तक के वो जो एक्नॉलेजमेंट्स में है जी, आखिरी एक्नॉलेजमेंट में हरदम पाठकों को ही देता हूँ। जी जी। तो वहाँ पे मैंने क्षमा मांगी कि भाई बड़ा समय लग गया, लेकिन अगली बार जल्दी होगा, तो क्षमा कीजिए। ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा था जी, जी। और काम भी बहुत हो रहा है, तो लेकिन अभी सब स्थिर हो गया है। तो सर इस बुक के बारे में सर थोड़ा हमारे पाठकों को रीडर्स को बताएंगे। तो देखिए, ये सोमनाथ जी पर जो प्रहार हुआ था महमूद गजनी का, उसके ऊपर आधारित है, उस घटना पर आधारित है। काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन इसके द्वारा हमने दर्शाया है कि उस समय के पूरे विश्व भर के सबसे शक्तिशाली इंसान सम्राट राजेंद्र चोड़ा ने सोमनाथ जी पर जो प्रहार हुआ उसका बदला लिया महमूद गजनी पर। उन्होंने एक टीम भेजी, एक स्क्वाड भेजा गजनी में, जिन्होंने महमूद को मृत्युदंड दिया, मतलब असैसिनेट किया, और जो अवशेष जो शिवलिंग के महमूद ले गया था उसे वापस लेके आया। तो ये काल्पनिक कहानी है, तो एक संक्षिप्त में ये है। आगे तो आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। जी 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 जी। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि पुस्तक का कवर आपको दिखाया जा रहा है अभी जी जी पॉडकास्ट में। जी 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 बिल्कुल सर, अभी दिखाते हैं इसको। तो सर अभी हमने देखा कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि साउथ का काफ़ी ट्रेंड है। तो आपने भी क्या मतलब वही रूट पकड़ा है कि पहले सुहेल देव की आपने कहानी सुनाई थी, अब की बार आप? नहीं, सवाल अच्छा है आपका, लेकिन आपने तो सुहेल देव पढ़ी भी है। जी जी जी। सुहेल देव में ही मैंने ये एक घटना दिखाई थी, जी जी जी, जहाँ पे महाराज सुहेल देव अपने एक दूत को भेजते हैं, हाँ, राजेंद्र चोला, सम्राट राजेंद्र चोड़ा के दरबार में कि मदद मांगने की। जी जी जी। तो उस समय भी मैंने ये दर्शाया था। और चूंकि मैंने बचपन में तमिलनाडु में पढ़ाई की थी एक्चुअली, शायद ज़्यादातर लोग ये जानते ना हो। जी जी, जी, जी। तो 1980 के दशक में वहाँ पे एक लॉरेंस स्कूल करके है ऊटी में, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी। तो थोड़ा बहुत तमिल सीख भी गया था मैं। अभी काफ़ी कुछ भूल गया हूँ, लेकिन नंबर्स अभी तक याद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई आप में से तमिल है तो अगर मैंने गलती की तो करेक्ट कर दीजिए, लेकिन आई थिंक मैंने गलती नहीं की है। और बहुत कुछ सीख गया था। रजनीकांत जी की पिक्चरें भी जी उसी समय मैंने देखनी शुरू की। तो उसी समय तमिल संस्कृति और वहाँ के जो महान राजा थे, पांड्या, चोड़ा, तो उन सब के बारे में, पल्लवा, उन सब के बारे में कुछ पढ़ा भी था मैंने, सीखा भी था। और मुख्य रूप से चोड़ा साम्राज्य के ऊपर वहाँ पे एक सीरीज ऑफ बुक्स थी, पोन्नियन सेल्वन। हाल में उसके ऊपर एक चित्रपट बनी है, लेकिन 1990s में उसका एक अंग्रेजी अनुवाद आया था जी। सीरीज है वो पोन्नियन सेल्वन, तब मैंने पढ़ी थी वो। पोन्नियन सेल्वन सम्राट राजेंद्र चोड़ा के पिता की कहानी है, राजराज चोड़ा की कहानी। तो हाँ, तो तब से तो रुचि थी इसमें, तो शायद इसीलिए पुस्तक उभर आई। हाँ, तो मुझे लगता है सर आपने ये वाला एसोसिएशन तो शायद पहली बार पब्लिक उसमें। हाँ, बचपन से मैं तमिलनाडु में मेरे जो पाठक हैं वो जानते ही हैं, क्योंकि मैंने तमिल अखबारों में कई बार जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा भी है इसके बारे में। और
कई बार वहाँ के जो अखबार हैं वो इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि मैं ड़ का उच्चारण सही करता हूँ, वहाँ पे एक्चुअली चोला नहीं चोड़ा है, ओके, कजगम नहीं कड़गम है। ओके ओके। तो मैं उत्तर भारतीय हूँ लेकिन समझ लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे पढ़ा हूँ। ऑल थैंक्स टू योर स्कूलिंग। ये अच्छा है। तो सर इसके लिए आपने जो कवर एंड रील हुआ आपकी बुक का, वो रजनीकांत सर ने किया, सर वो कैसा? अरे मेरे हिसाब से तो मतलब वो तो देव जैसे हैं। और उनका तो बहुत घोर फैन रहा हूँ मैं बचपन से। जब से मेरे जुड़ा भाई और मैं, हम दोनों तमिलनाडु गए थे, तो उनकी एक तमिल पिक्चर थी चंद्रमुखी, जिसके ऊपर ये जो हिंदी पिक्चर थी ना अक्षय कुमार की, कौन सा है वो, जिसमें विद्या बालन भी थी। अच्छा, परिणीति? नहीं, कौन सा तो वो गाना भी है ना, तेरी आंखें नो न न न न न न, भूल गया, भूल भुलैया, वो ये चंद्रमुखी के ऊपर क्या था। ओके। तो सबसे पहले मैंने जब देखी थी वो पिक्चर, तमिल में देखी थी विदाउट सबटाइटल्स। रजनीकांत जी की पिक्चर है, नो नीड फॉर सबटाइटल्स, समझ लेंगे आप कहानी। तो तब से बहुत गहरा फैन रहा हूँ मैं उसका, और अभी अवसर मिला उनसे मिलने को। तो तमिलनाडु में मेरे एक मित्र हैं अन्नामलाई जी, उनको मैंने, लीडर हैं वो, तो उनको मैंने मैसेज भेजा कि अगर रजनीकांत जी से इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं और पसंद भी आती हैं उनको। तो और उनकी बेटी को तो मैं जानता ही था, सौंदर्य रजनीकांत जी को, उनसे मिला था कुछ बार। तो अपॉइंटमेंट सेटअप हो गया, मैं उनके यहाँ गया। और भाई इतने बड़े इंसान हैं, लेकिन इतने विनम्र, इतने मतलब सच्ची में वो मतलब भारत की संस्कृति के एकदम उज्जवल प्रतीक है वो। कुछ नो फॉल्स एरोगेंस, नथिंग, डाउन टू अर्थ। हम लोग उनके फार्म हाउस पहुँचे और मैं सोचा अंदर होंगे वो, तो हम गाड़ी से निकल के फिर मैं अपना जैकेट पहन लूँगा। वो खुद बाहर आके रुके हुए, तो मुझे बताया गया वो हर किसी के लिए ये करते हैं। और मैं नर्वस हो गया, अरे रजनीकांत जी रुके हुए और भागो और नमस्ते कर रहे हैं बिना जूते के, ऐसे ही खड़े हुए हैं। मतलब सच्ची में रियली जेम ऑफ अ पर्सन। तो सर आप पहली बार उनसे हम लोग इतना सीख सकते हैं। वो हमारे उत्तर भारत में कहते हैं ना, पेड़ जितना विशाल होता है उतना ही झुकता है। जी। तो सर आप पहली बार मिले थे रजनीकांत? उनसे पहली बार। ओके, तो एकदम फैन मोमेंट टाइप से हो गया होगा सर? अरे पूरा। और रजनीकांत जी मुझे कह रहे हैं तो आपकी पुस्तकें बहुत पसंद है मुझे। मैं बोल रहा हूँ सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी सपने से उठ जाऊंगा। कमाल। तो सर आपका फिर मतलब उनके साथ डिस्कस भी हुआ बुक के टॉप, मतलब जो बुक का सब्जेक्ट है उसके बारे में आपने? हाँ, और उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पोन्नियन सेल्वन हाल में आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पुस्तकों के जगत में किसी भी मेन स्ट्रीम ऑथर ने अभी तक चोड़ा या तमिल के बारे में लिखा नहीं है। और ये कह रहे थे ये थोड़ी दुख की बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेखक हैं या तो मुंबई के हैं या दिल्ली के हैं। उन्होंने कहा ये दुख की बात है क्योंकि पूरे भारत को लिखना चाहिए। और वो सत्य कह रहे थे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप मतलब वो तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। जी। उन्होंने कहा कि आप लिख रहे हैं तो कई लोग पढ़ेंगे भी, अनुवाद भी होगा कई भाषाओं में। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा और करिए। उनको कवर भी बहुत पसंद आया। ये सर बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि इतनी समृद्ध विरासत है। और मतलब जैसे आप उन्होंने कहा कि रजनीकांत सर ने कि उसको मतलब नहीं लिख रहा है, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मतलब उस चीज़ को करें आप? ये वाली कहानी को आपने जो चुना उसके पीछे क्या वो था? तो देखिए कहानी की शुरुआत तो सुहेल देव से ही हो गई थी। आपने पुस्तक पढ़ी भी है और उसमें एक घटना है जहाँ राजा सुहेल देव अपने एक दूत को भेजते हैं चोड़ साम्राज्य के दरबार में मदद मांगने के लिए, गजनविद लश्कर के खिलाफ जो युद्ध होने वाला था उसके लिए। और फिर पुस्तक के अंत में, क्योंकि चोड़ सेना की एक टुकड़ी आती है जनरल नरसिम्हन के नेतृत्व में, और पुस्तक के अंत में जनरल नरसिम्हन राजा सुहेल देव को कहते हैं
कि आपने तो युद्ध में इनकी लश्कर को हराया, लेकिन महमूद गजनी भी उसके खिलाफ भी हमारा बदला रहा था, प्रतिशोध रहा था। ओके। तो ये सोहेल देव के अंत में है। जी जी जी। सोहेल देव पुस्तक के अंत में। तो फिर राजा सोहेल देव कहते हैं ये कहानी भी किसी को लिखनी चाहिए। तो नरसिम्हा, जनरल नरसिम्हा ने कहा था कोई लेखक आएगा जो ये लिख देगा कभी, और मैं आ गया। वाह, बिल्कुल सर। तो सर जैसे अभी मैं देखता हूँ कि आपको करीब 1.5 दशक का समय सर हो गया है पहली पुस्तक से, तो जब से अब तक की सर बड़ी समृद्ध यात्रा रही है। इतना आपने अलग अलग 2 तो मतलब वो हो गई, सीरीज हो गई, नॉन फिक्शन में है, फिक्शन में, और अभी तो आप मतलब इतना सारा मतलब डॉक्यूमेंट्रीज और शोज वगैरह करें। तो अपनी यात्रा को सर कैसे देखते हैं 1.5 दशक की, जो एक अमीश जो मतलब एक बैंकर थे और अब मतलब एक अलग ही अवतार में सामने आ चुके हैं। ये जहाँ तक करियर का मामला है, शिव जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे सर। कभी सोचा भी नहीं था इतना आशीर्वाद मिलेगा। मेरे सपनों से कहीं ज़्यादा, मेरी काबिलियत से कहीं ज़्यादा सब शिव जी का आशीर्वाद ही है कि इतना कुछ कर पाया हूँ मैं। हाँ, पारिवारिक जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भेजी शिव जी ने, कठिनाइयाँ झेली हैं 7-8 साल, लेकिन अभी सब स्थिर हो गया है। राज तरंगिनी में भी कल्हन ने लिखा था कि अगर अच्छी किस्मत आपको कहीं पे आशीर्वाद दे रहा है तो बुरा किस्मत आपको कहीं पे ठोस तो पहुंचाएगा, ठोकर देगा। शायद इसी को ज़िंदगी का संतुलन कहते हैं। हाँ, यही है, जो भी मिलता है उन्हीं से मिलता है। जी 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 जी। तो सर अभी मतलब जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि पाठकों को इंतजार था, और अभी 3 साल का वक्त के बाद मतलब ये आपकी पुस्तक आ रही है। तो सर जो पुरानी वाली अपनी राम सीरीज वाली जो एक कुछ पेंडिंग उसमें एक पुस्तक है अपनी, उसके लिए सर क्या वो है? आपने सही पकड़ा है, और मुझे डांट भी बहुत पड़ती है हमारे पाठकों से, फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। लिखूंगा मैं जल्दी उसमें लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये जो 5वीं पुस्तक है रामचंद्र श्रृंखला की, राइज ऑफ मेलुहा, ये शिवात्रय और रामचंद्र श्रृंखला को एक साथ जोड़ देगी। ओके। पुस्तक का नाम ही है राइज ऑफ मेलुहा। तो और ये वॉर ऑफ लंका के अंत में मैंने कहा था कि बस अब ये हो जाए तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं शांति से मृत्यु आ भी जाए तो कुछ नहीं। हाँ, वो लिखना है जी। मैं प्रयत्न जल्दी करूँगा। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे जब मेलुहा आई, मेलुहा के बाद सबसे पहले मतलब जो आपकी सीरीज़ के ऊपर फिल्म बनने को लेकर चर्चा हुई थी, और उसके बाद से मतलब हम लगातार देख रहे हैं कि मतलब भाई जो किताबों के रीडर है वो ठीक है, मगर फिर भी एक मास मीडियम जो होता है, वीडियो होता है, वो एक मास मीडियम होता है, बहुत सारे लोगों तक आती है। अखबार में खबर आती रहती है, चित्रपट नहीं आती है। तो सर मतलब अलग अलग आपकी अनाउंसमेंट्स आती हैं, लेकिन अभी तक मतलब मैं वही सोच रहा था कि करीब इतना लंबा समय हो गया। देखिए, मैंने तो अनाउंसमेंट करना बंद ही कर दिया, लेकिन कई बार रूमर्स आ जाते हैं। जैसे राजा सोहेल देव और रामचरण जी का एक रूमर आया था, और मैं तभी कहा था नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं रामचरण जी का फैन हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और भी रूमर्स आते रहते हैं। देखिए, एक चित्रपट तो आ रही है अगले साल, राधा रमनम, ये प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है, प्रॉपर लाइव एक्शन पीरियड मूवी, एकदम बिग बजट, एकदम बढ़िया। इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली तो सबसे पहले ये आ रहा है। उसके बाद सोहेल देव वगैरह सब पे काम करेंगे। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि कौन सी पुस्तक कब चित्रपट में तब्दील होती है तो भगवान के ऊपर ही है, शिव जी के ऊपर है, वो निर्णय करेंगे। हम तो बस प्रयत्न कर सकते हैं। तो डील्स हुए थे, कुछ किसी कारणवश नहीं बने चित्रपट, तो राइट्स मेरे पास वापस आ गए हैं। तो अभी देखते हैं, कुछ कई डील्स की बातचीत चल रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद हॉलीवुड में बात करना चाहिए जी, क्योंकि स्केल इतना है इसका। लेकिन ये भी है कि देखिए, जब नमित मल्होत्रा जी की रामायण अगर जब वो आएगी और वो हिट होगी, तो फिर भारत में
चित्रपट के लिए बजट और एक विस्तार हो जाएगा। मेरी पुस्तकों स्पेशली शिवात्रय रामचंद्र श्रृंखला में ये एक कठिनाई है, क्योंकि वो जो बहुत बजट large चाहिए होंगे उसके लिए, क्योंकि 3 पुस्तकें हैं या 4 पुस्तकें हैं, तो 3-4 पिक्चरें बनानी पड़ेंगी, तो बजट बहुत ही विशाल हो जाता है। और सिर्फ भारत मार्केट से उतने विशाल बजट को रिकवर करना शायद, तो वो मैं समझ भी सकता हूँ, कठिन होगा। जी सुहेल देव और या चोला टाइगर्स एक ही, और जो राधा रमन भी एक ही मूवी है, तो हो सकता है, ये हो सकता है। ओके। तो या तो हॉलीवुड में बात हो, या जब भी मार्केट में इतना इजाफा हो जाए कि ऐसी चित्रपट आ पाए, तब शायद बनेगी, तब शिवजी निर्णय करेंगे। उनकी कृपा है कि पुस्तकें चलती रहती हैं, हर 6 महीने अच्छा रॉयल्टी चेक आता रहता है, तो ज़रूरत तो नहीं है कि भाई कुछ भी करके फिल्म की कर लो, ज़रूरत कुछ नहीं है। जी। तो मैं बस चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म बने, अच्छी चित्रपट बने। एक सर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की भी चर्चा थी शिवात्रयी के ऊपर, आपसे पहले एक बार बता। हाँ नहीं, वो भी डील वर्कआउट नहीं हुआ। ओके। तो सर जैसे मतलब जब अमीश लोगों के बीच में आए थे, तो वो मेलुहा को पढ़ा, वो पूरा सीरीज को पढ़ा, फिर रामचंद्र सीरीज को पढ़ा, लेकिन अब एक अमीश एक बदले हुए अवतार में नजर आते हैं, जो मतलब आपके डाई हार्ड फैंस। अरे ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट, लेखन कर पिक्चर भी बना रहा है, क्या कर रहा है ये सब, डिप्लोमेट भी बन गया। मतलब जो आपके चाहने वाले थे वो थोड़ा मायूस अपने आप को महसूस नहीं, पुस्तक तो है ही ना। लेकिन देखिए, मैंने देखा है कि जो पाठक हैं, क्योंकि मेरे कई पाठक हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत पसंद आई, और डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत चली हैं। मतलब पिछले 4 साल के 3 सालों में सबसे नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री मेरी ही रही है। वो लेजेंड्स ऑफ शिवा, लेजेंड्स ऑफ रामायण, जर्नी ऑफ इंडिया, और ये राम जन्मभूमि तो बहुत चली थी। वो तो डॉक्यूमेंट्री छोड़िए, नॉन फिक्शन शोज में टॉप हो गया था। सिर्फ आई थिंक बिग बॉस और कपिल शर्मा शो और शार्क टैंक, सिर्फ ये 3 राम जन्मभूमि जी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर के आगे थे। बाकी सबको मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्री इतना व्यूअरशिप उसे नहीं मिलता है। तो पाठकों ने सराहा है मेरे दूसरे काम को भी। और लेकिन इसमें क्या होता है कि लर्निंग भी बहुत, मज़ा भी आता है। दूसरा मतलब मैं सिर्फ लेखन नहीं कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, वीडियो गेम भी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कई मतलब आपका जो क्रिएटिव माइंड होता है उसे एक तरह से और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हाँ, समय की थोड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हर 3-4 महीने में मेरा एक कुछ नया आ जाता है। वीडियो गेम भी आ रहा है जल्दी, तो हाँ, लेकिन इसमें मुझे मज़ा तो आता है ये सब करने में। ये सर जो बुक है आपकी चोला टाइगर्स जो आ रही है, ये आपके बुक क्लब के थ्रू आ रही है, तो सर इस बारे में थोड़ा बताएं कि ये प्रयास आपने मतलब क्यों शुरू किया? क्योंकि देखिए, लेखन में समय तो लगता है जी। मैंने 15 वर्षों में, ये 12वीं पुस्तक है, तो रफ्तार अच्छी है। मतलब आई डोंट थिंक इतनी रफ्तार से कोई लेखक पुस्तकें लाता रहता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आइडियाज़ मेरे दिमाग में हैं। और इसी रफ्तार से लिखूं तो जो आइडियाज़ ऑलरेडी मेरे दिमाग में, और शिवजी तो और भी आशीर्वाद भेजते रहते हैं, शायद जीवन के अंत तक मैं वो सब लिख नहीं पाऊँगा। तो कैपेसिटी एक्सपैंड कैसे की जाए, तो वही एक राइटर सेंटर हमने सोचा है। मेरा आइडिया नहीं है, एक जेम्स पैटरसन करके हैं, अमेरिकी लेखक हैं, भारत में इतने प्रचलित नहीं हैं, लेकिन विदेश में बहुत हैं, और शायद ग्लोबल पब्लिशिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक। करीब 400 मिलियन प्रतियां उनकी बिक चुकी हैं। 400 मिलियन, सोचिए। तो उन्होंने ये राइटर सेंटर कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था यूएस में, तो उसी को मैंने कॉपी किया है, वही सेंटर को, कि एक मैं 5-6 हज़ार वर्ड्स का स्टोरी समरी लिखता हूँ, क्या रिसर्च है वो बताता हूँ, फिर एक पब्लिश राइटर होता है, वो स्टोरी समरी को एक्सपैंड करता है, पहला मैन्युस्क्रिप्ट होता है, फिर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो इस पुस्तक में, चोला टाइगर्स में, राइटर सेंटर में 2 लेखकों ने काम किया है। एक है राम शिवशंकरन, जो खुद एक पब्लिश्ड राइटर हैं, और मेरी दीदी भावना दीदी, इन दोनों ने काम किया।
तो सर देखा हमने कि इसमें आपने पहली बार क्रेडिट भी दिया है 2 राइटर्स को, पिछली बार नहीं था। तो ये मतलब मैं ऐसे एक अच्छी पहल कहूँगा कि मतलब पिछली बार भी मैं देना चाहता था, जिसने लिखा था वो कह रहा था प्लीज़ मेरा नाम मत लिखिए, तो मैंने कहा था यार ये गलत होगा, उसने लिख के भेजा प्लीज़ मेरा नाम मत लिखिए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे मैं हरदम नाम लिखता हूँ, जो भी होता है मैं उनका नाम लिखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, मतलब क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री तो मतलब इस चीज़ के लिए मतलब काफ़ी वो रहता है कि भाई हमारे यहाँ घोस्ट राइटर्स की एक प्रथा है और इस तरह की चीज़ें, लेकिन आपने एक अच्छी पहल की बात है ये कि आपने वो क्रेडिट दिया। देखिए मेरा मानना है सत्य बोलना चाहिए जी। और अगर ये राइटर सेंटर के द्वारा आया है और मैं वो कवर पे ना लिखूं और अंदर उनके नाम ना लिखूं तो वो तो फिर झूठ होगा ना। देखिए मेरा मानना है कि एटलीस्ट जहाँ तक मेरा लेखन और इस सब का सवाल है, ये सब शिवजी के आशीर्वाद से आ रहा है और मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे शिवजी गुस्सा हो जाए और आशीर्वाद बंद ना हो जाए। मैं हरदम कुछ लोग हंसेंगे इसके ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये दिमाग के पीछे हरदम ये रहता है कि ऐसा ना कुछ करो कि शिवजी गुस्सा हो जाए और आशीर्वाद बंद हो जाए, क्योंकि आज तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ कि ये कहानियाँ कहाँ से आती हैं। तो झूठ बोलूँगा तो शिवजी तो गुस्सा होंगे, तो नहीं, मैं हरदम कहता हूँ कि भाई ये तो सर मतलब ये आपने 2 कहानियां इसमें आई, सुहेल देव आई और फिर चोला टाइगर्स आई, तो इसमें आपने मतलब किस तरह के और टॉपिक्स लाने का विचार किया है आने वाले दिनों में? इंडिक क्रॉनिकल्स में पिछले 1000 वर्ष की जो इतिहास है उसके ऊपर, उसके नायक और नायिकाओं के ऊपर कहानियाँ आएंगी। जो शिवादय रामचंद्र श्रृंखला की जो वर्ल्ड है उसमें भी आएंगी और कुछ इंटरनेशनल सीरीज़ भी दिमाग में है। ओके। लंदन में जब रहा था तो उसके ऊपर भी लिखूँगा। जैसा मैंने कहा बहुत आइडियाज़ हैं देखते हैं। सर बात आपने लंदन की तो सर आपने वहाँ मतलब काफ़ी समय बिताया। हाँ, एक्सटेंशन भी बिताया मैंने। नॉर्मल तो 3 साल का होता है, उन्होंने एक्सटेंशन वो भी किया मैंने कुछ 4.25 साढ़े 4 साल, 4.25 साल हो गया। तो सर मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप लंदन में थे तो आप इंडिया का क्या मिस करते थे और जब आप वापस यहाँ आ गए तो कुछ चीज़ें वहाँ की क्या याद आती हैं? सर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मेरा बेटा भारत में ही था, मैं अकेला रह रहा था वहाँ पे, तो हर लंबा वीकेंड में आ जाता था उसको देखने के लिए, तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते में आ जाता था उसको देखने के लिए, तो उसे बहुत मिस करता था। तो यहाँ पे फिर वो सबसे बड़ी कठिनाई थी। लेकिन हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि अपने बेटे को कौन बाप मिस नहीं करेगा। लेकिन हाँ, भारत के कई और चीज़ें भी मैंने मिस की, और मैं मूलतः तो मैं भारतीय हूँ, यहाँ कभी विदेश में रहा नहीं, भ्रमण किया है लेकिन कभी रहा नहीं मैं वहाँ पे, पहली बार रहा मैं वहाँ पे। और अच्छा भी है, अगर कुछ एक साल आप विदेश में रहें, एक दूसरे संस्कृति को समझने का एक मौका मिलता है। आप जितना भी सैर सपाट कर लें, उसे सीखने को नहीं मिला। आप वहाँ पे रहेंगे तो मेरा जो क्रिएटिव माइंड है थोड़ा एक्सपैंड हुआ, कुछ नए आइडियाज़ आए, तो उसका फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन नहीं, मतलब दिल आत्मा तो भारत में ही है, जन्मा भारत में हूँ, मरूंगा भी भारत में, अगला जन्म भी यही पे होगा। सर जैसे आप तो इतने लंबे समय से लिख रहे हैं, 1.5 दशक की आपकी यात्रा हो चुकी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद चीज़ों में बहुत बदलाव आया है, और मतलब अभी पिछले 1-2 सालों में तो जब से AI का दौर आया है तो ये चीज़ें बिल्कुल ही मतलब काफ़ी हद तक बदल रही हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब जैसे आजकल तो जो नई जनरेशन है वो AI से लिख भी रही है और इस तरह की चीज़ें सब हो रही हैं, तो आप मतलब इसको किस तरीके से देखते हैं? एकदम अच्छा सवाल किया है आपने। और लंबे अरसे के नज़रिए से देखें तो AI का क्या प्रभाव पड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी अगर कह रहा है कि उसे मालूम है 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होने वाला है, वो झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि इतनी रफ्तार से बदलाव आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें तो अभी सीधे सीधे दिख रही हैं। एक तो ये सिर्फ पुस्तक की जगत में नहीं, चित्रपट की जगत में, म्यूज़िक के जगत में, थिएटर के जगत में ये दिख रहा है कि जो बड़े हिट हैं वो और भी बड़े बनते जा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज हिट है वो बेचारे मारे जा रहे हैं। जी। आप फिल्म में भी देखेंगे
कि साल में 3-4 पिक्चरें ऐसी होंगी कि सर 1000 करोड़ बन गया, और कई पिक्चरें ऐसी होंगी बड़े से बड़ा सुपरस्टार पहले हफ्ते में ही पिट गई, और वो भी 40-50 करोड़ में ही पिट गई। वो सुपरस्टार खुद 100 करोड़ ले जा रहा है, पूरी फिल्म 40-50 करोड़ में ही पिट गई। तो पुस्तकों में भी ऐसा हो रहा है, कुछ सुपर हिट हैं जिनका सेल्स और भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एवरेज हिट्स मर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पुस्तकें अभी भी चल रही हैं, लेकिन क्या होगा 5 साल बाद कोई कुछ कह नहीं सकता। थिएटर में भी ऐसा हो रहा है, म्यूज़िक में भी ऐसा हो रहा है। इसे मैं कह रहा हूँ, इट्स कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हिट्स। सब जगह ये हो रहा है। आप इन्फ्लुएंसर में देखेंगे, पुस्तकों में देखेंगे, चित्र, सब जगह इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट द टॉप, और एवरेज बेचारे मारे जा रहे हैं। ये इंटरनेट और एआई का ये प्रभाव किसी ने सोचा नहीं था 5 साल पहले ये होगा। हम तो सब सोचते थे इंटरनेट के कारण डेमोक्रेटाइजेशन होगा, ये तो उल्टा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, और ये साफ साफ दिख रहा है। दूसरी बात, हाँ, कई युवा पीढ़ी जो है एआई का इस्तेमाल करके लेखन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एआई को औजार की तरह देखें, मतलब एक टूल की तरह देखें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने ये एआई को बैसाखी बना लें, एक क्रच बना लें, तो ये अच्छी बात नहीं। मतलब मैं थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। अगर आप खुद लिख सकते हैं बिना किसी एआई के, और एआई को इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने के लिए या इसका ग्रामर चेक करने के लिए, तो फिर आप उसे एक औजार की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं भाई मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, साला तुम लिख दो और मैं पढ़ूंगा भी नहीं, है एआई ने बनाया, अच्छा ही होगा, मैं ऐसे ही एग्जाम पेपर में डाल दे रहा हूँ या कहीं भी डाल दे रहा हूँ। तो फिर आपके सोचने का नज़रिया कहाँ बड़ा है? आप देखेंगे, अगर आप खुद आज से आपके पाँव तो शिव जी की कृपा है आराम से चल रहे हैं, लेकिन आप बैसाखी से चलना शुरू कर दीजिए, 1 महीने बाद आपके पाँव ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो बैसाखी का प्रभाव ये होता है। लेकिन अब आप औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी रफ्तार तो बढ़ेगी, ये आपके पाँव भी मजबूत होंगे, वर्जिश हो रही है। तो एआई का ये एक है, और ये युवा पीढ़ी को ये करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, हमने खुद तो लेखन किया है क्योंकि एआई था ही नहीं। अभी अगर कोई भी अगर एआई इस्तेमाल करता भी है, तो मतलब हाँ मैंने ये लिख दिया भाई, इसका ग्रामर चेक कर लो, या ये प्रश्न है इसका रिसर्च चेक कर लो, हम उसे औजार की तरह यूज कर रहे हैं। ये एक रिस्क है युवा पीढ़ी को, क्योंकि 10-15 साल चले जाएंगे और 15 साल उनको पता चले साला मैंने कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि नौकरी कौन क्यों देगा, क्यों देगा? सही बात है। और सर सेम पिच पे जो बात करें रीडिंग को लेकर, सर जो एक संकट उत्पन्न हो रहा है, उस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, लोग रीडिंग हैबिट्स के बारे में? यार मेरी तो खुशकिस्मती है कि मेरी पुस्तकें शिव जी की कृपा है अभी भी चल रहे हैं। और ये जो आप कह रहे थे रीडिंग की कठिनाई है, हाँ ये सही है, लेकिन ये क्राइसिस तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी दिख रहा है। कई फिल्म इंडस्ट्री भी बोल रहे हैं भाई फिल्में चल नहीं रही हैं, लेकिन जो हिट पिक्चर हैं तो मतलब रणबीर कपूर की पिक्चर तो 1000 करोड़ बना रही है, करेक्ट? तो ये कॉन्सेंट्रेशन होता जा रहा है। जी। इसमें रिस्क तो है, क्योंकि अगर प्रकाशन के इंडस्ट्री में जो मॉडर्न ऑथर्स हैं, सिर्फ 3-4 ही हैं जो इनकी पुस्तकें चल रही है, भाई भगवान ना करे किसी को दिल का दौरा पड़ गया और तो चल बसा, तो इंडस्ट्री का क्या होगा? रिस्क कवरेज होना चाहिए ना। सही बात है। तो ये एक रिस्क तो है, लेकिन इसका क्या करे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने सोचा था इंटरनेट तो डेमोक्रेटाइजेशन करेगा, ये तो ससुरा कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया।